गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा नाम क्या पढ़ा अपन? विदेशी व्यापार या बाह्य व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। जब देश की सीमाओं के बाहर या दो से अधिक देशों के बीच किन्हीं शर्तों के आधार पर जो व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर आंतरिक व्यापार, देशी व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार पड़ा। देश के दो स्थानों के बीच में जो व्यापार होता है। स्थानीय व्यापार किन वस्तुओं का होता है हिंदी तो? अपनी आवश्यकता वाली चीजें जैसे दूध, सब्जियां। ये आवश्यकता वाली जो जो जल्दी नष्ट होने वाली होती है और भारी हो, जिनकी कीमत कम। ऐसी वस्तुओं का जो मार्केट होता है वो स्थानीय होता है। इंटरनेशनल मार्केट की वस्तुएं बताएंगे। इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोलियम और ऐसी वस्तुएं जिनका भार कम हो और जिनकी कीमत बहुत ज्यादा हो, जैसे सोना इंटरनेशनल मार्केट की वस्तु। सोना, कपड़ा, पेट्रोल का कीमत और वजन से संबंध नहीं। पेट्रोल का कारण है उपलब्धता और जरूरत। उपलब्धता कहीं कहीं पर है, उपलब्धता और जरूरत सबकी है। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल मार्केट की वस्तु है। इसकी कीमत भी एक देश तय नहीं करता। पूरा मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती है, जिसे बाजार शक्ति कहते हैं, वो डिसाइड करती है। इंटरनेशनल मार्केट की कोई भी वस्तु मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा इनकी कीमत निर्धारित होती है और ये पूरे विश्व में लगभग एक जैसी कीमतों पर ही इनकी खरीदी बिक्री होती है। अब जब व्यापार हुआ, व्यापार के दो घटक बताए थे अर्जुन। व्यापार के दो घटक, आयात और निर्यात। इससे पहले हम एक शब्द समझते हैं, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन तो आयात व निर्यात। ठीक। अब आयात व निर्यात, आयात बराबर निर्यात, तो क्या हो गया? ये संतुलित। क्या हो गया? संतुलित। आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो क्या हो गया? प्रतिकूल। क्या हो गया? प्रतिकूल। आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो क्या हो गया? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब समझते हो? उल्टा, मतलब कि विपरीत। हाँ, विपरीत। विपरीत मतलब हानिकारक। कि ये उस देश के दृष्टिकोण से क्या ये नुकसान है कि उसको कम आय प्राप्त हो रही है और वहां से पैसा ज्यादा जा रहा है, तो प्रतिकूल है। जैसे हम कमा रहे हैं कम, खर्च कर रहे हैं ज्यादा, तो ऐसी स्थिति है, प्रतिकूल है। और यदि निर्यात अधिक है, निर्यात अधिक है और आयात कम है, तो ये क्या हो गया? अनुकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल और अनुकूल। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक समझ में आ गया? व्यापार संतुलन क्या है? तो एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ में वस्तुओं का जो आयात निर्यात किया जाता है उसका अंतर, व्यापार संतुलन। इसमें शर्त है वस्तुओं का, है ना? इसमें वस्तुएं ही शामिल होती हैं, सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो सेवाएं
जिसका बंदरगाहों पर लेखा जोखा होता है। बंदरगाहों पर लेखा जोखा होता है, ये यही व्यापार संतुलन में शामिल होता है, जिनका बंदरगाहों पर लेखा जोखा होता है। अब भुगतान संतुलन जो है, इससे बड़ी अवधारणा है, इससे बड़ी अवधारणा। व्यापार संतुलन मतलब एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ में जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसका अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि आयात अधिक है तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन, निर्यात अधिक है तो फिर अनुकूल व्यापार संतुलन। क्लियर एकदम? ठीक। व्यापार संतुलन में केवल उन वस्तुओं का लेखा जोखा होता है, उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनका बंदरगाहों पर लेखा जोखा होता है। इसे कौन सी मदें कहते हैं? दृश्य। इसे क्या कहते हैं? दृश्य। अपन एक एक को पढ़ेंगे, दृश्य मदों में क्या क्या आता है, दृश्य मदों में क्या क्या आता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। एक देश के निवासियों का, एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व लेन देन होते हैं, उसके संक्षिप्त विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। संक्षिप्त विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। क्लियर हो गया? दो तीन बातें। क्या क्या पढ़ा अपन ने? भुगतान संतुलन, एक देश के चाहे सरकारी संपत्ति हो, निजी व्यक्ति हो, सरकारी संस्थान हो, कोई भी शेष विश्व के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ हो रहा, अमेरिका के साथ हो रहा, जापान के साथ हो रहा, और सिर्फ सरकार का है क्या? नहीं, उस देश के निवासियों का, चाहे किसी ने भी किया हो, तो वो पूरे लेन देन का संक्षिप्त विवरण। एक निश्चित समयावधि बताएं इसकी, और वो निश्चित समयावधि क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष होता है, ये याद रखिए। एक निश्चित समयावधि क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष मतलब एक वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक? एक वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब इसमें एक और दोहरी लेखा प्रणाली, BOP की एक विशेषता होती है दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली
पासबुक देखा है आप लोगों ने? पासबुक, यस सर। बैंक की पासबुक है? उसका कभी वो एंट्री करवाई थी? नहीं, सब पेटीएम से इससे उससे ही काम चल जाता है ना। अब पासबुक तो बस बनती है और रखी रहती है। आपने तो देखी है? कितने पार्ट होते हैं उसमें? 2। एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। हिंदी में भी लिखा रह सकता है नामे और जमा, नामे और जमा। तो ये भुगतान संतुलन में जो भी एंट्री होती है वो दो जगह एंट्री होती है, एक क्रेडिट के रूप में और दूसरी डेबिट के रूप में। तो इसी को बोलते हैं दोहरी लेखा प्रविष्टि। से अच्छे से लिखेंगे, भुगतान संतुलन खाते में, भुगतान संतुलन खाते में, भुगतान संतुलन खाते में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यवहार भुगतान संतुलन की जमा पक्ष में क्रेडिट साइड या नाम पक्ष डेबिट साइड में प्रदर्शित हो। इसमें जमा व्यवहार क्या होता है? जमा व्यवहार क्या होता है इसमें? क्रेडिट या जमा? कॉमर्स वाले बोल है क्या एक आध को? नहीं, जितना हमने जमा किया मतलब जितना हमने दूसरे देशों से भुगतान संतुलन प्राप्त किया। ठीक, जमा पक्ष में कौन सी एंट्री होगी? जो हमने निर्यात किया है उससे जो और उसके बदले में जो हमें आय प्राप्त हो रही। इसमें सिर्फ निर्यात नहीं होता, निर्यात तो उसमें हो जाता है। तो इसमें सभी प्रकार के लेन देन आते हैं। तो निर्यात वस्तुओं का हो सकता है, फिर सेवाएं या अन्य कोई भुगतान जो हमें विदेशों से प्राप्त होना है। 10 साल पहले हमने उसे पैसे दे दिए थे, अब वो ब्याज दे रहा है हमें। अभी तो हमने कुछ दिया क्या उसे इस साल? नहीं, लेकिन ब्याज तो दे रहा है वो। तो ये सब काय में आएगा? क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट में लिखेंगे जमा व्यवहार वह होगा जिसके परिणाम स्वरूप विदेशियों से भुगतान की प्राप्ति हो। इसके विपरीत नाम व्यवहार अर्थात डेबिट नाम व्यवहार वह होगा जिसके परिणाम विदेशियों को भुगतान हो। ये समझ में आ गया ना? क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट मतलब ऐसे भुगतान जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है। डेबिट मतलब ऐसे भुगतान या ऐसे व्यवहार जिसके बदले में हमें विदेशियों को भुगतान करना हो। इसे देनदारी बोल सकते हैं। और शब्द क्या है इसके लिए? डेबिट के लिए देनदारी और क्रेडिट के लिए क्या है? लेनदारी। लेनदारी अर्थात जो हमें आय प्राप्त होने वाली है।
सरल शब्दों में एकदम क्लियर हो गया। अब भुगतान संतुलन की मदे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भुगतान संतुलन की मदे, तो पहला तो है दृश्य और दूसरा क्या है, अदृश्य। दृश्य मदे और अदृश्य मदे। अब यह क्वेश्चन है, ये दृश्य मदे क्रेडिट में आएगी या डेबिट में आएगी? कविता जी गुड मॉर्निंग, बताइए। दृश्य मदे क्रेडिट में आएगी या डेबिट में आएगी? क्रेडिट में आएगी। अमर, दृश्य मध्ये क्रेडिट में आएगी या डेबिट में आएगी? क्रेडिट। क्रेडिट में आएगी। क्यों आएगी? दोनों में आएगी। तो फिर ये दोनों ही मध्य दोनों में आ जाएगी। दोनों मध्ये दोनों में आएगी, है ना। दृश्य मध्ये मतलब ऐसे भुगतान जो व्यापार संतुलन की है, तो दृश्य मध्ये वस्तुओं का आयात में भी आएगा, निर्यात में भी आएगा। अदृश्य में भी दोनों इसमें आएगी, क्रेडिट में भी। यदि किसी को हमने किसी से हमें पेमेंट प्राप्त होना है तो वो मध्य क्रेडिट में आ जाएगी, और किसी को पेमेंट करना है तो डेबिट में आ जाएगी। दोनों खातों में आएगी ना। क्लियर एकदम क्लियर। तो लिखेंगे हम दृश्य मध्य जो देश के वस्तु व्यापार जैसे खाद्यान्न, कच्चा माल व निर्मित वस्तुओं को समाहित करती है। निर्मित वस्तुओं को समाहित करती है। क्लियर हो गया? दृश्य मदों में वो व्यापार होगा जो हमें दिख रहा है, उसमें वस्तुएं आएगी पूरी, चाहे खाद्यान्न हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, या निर्मित माल हो सकता है। जैसे कपास का निर्मित माल क्या होता है? कपड़ा। सीधी सी बात है। या तो कपास का आयात निर्यात कर लो, या उससे बने हुए वस्तु का कर लो, तो वो काय में आएगी? दृश्य मद में आएगी। अब लिखेंगे अदृश्य मद। अब इसमें पूरी सेवाएं शामिल होगी। जो सेवाएं यातायात, ब्याज भुगतान, लाभांश, बैंक चार्ज। अब जैसे बैंक से हमने पेटीएम से इससे पेमेंट कर लिया विदेशों में, है ना। हम तो कभी बंदरगाह पर गए ही नहीं, लेकिन भुगतान तो हुआ ना, तो वो कहाँ में आएगा? अदृश्य। बैंक चार्ज, बीमा भुगतान, रॉयल्टी, भेंट, सट्टा, व अन्य। ये दोनों में आएगा, है। डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा, सब में आएगा। ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। भुगतान संतुलन की मध्य कौन सी है? दृश्य और अदृश्य। यह बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों में अंतर लिखिए। ये वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे प्री के लिए भी बन सकता है। अब भुगतान संतुलन के घटक। भुगतान संतुलन के घटक, तो इसके दो घटक होते हैं डबल एंट्री में, वो तो पता है। डबल एंट्री में क्रेडिट और डेबिट
क्रेडिट और डेबिट। लेकिन हम यहाँ अंतर करने के लिए ये बनाया था। एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। पहले पढ़ा दिया था मैंने इसको, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि इसके घटक पूछ लिया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये चालू खाते की मद है या पूंजी खाते की मद है। तो हम देखते हैं चालू खाता। सबसे पहले चालू खाता क्या बताया था रानी, मैंने चालू खाते पूछे अल्पकालीन। हाँ, जब उसी वर्ष के लिए ऐसे लेते जिसका भुगतान उसी वर्ष में हो जाता है, चालू खाते के लिए लिखेंगे। चालू खाते का उपयोग, चालू खाते का उपयोग देशों के बीच माल एवं सेवाओं के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की निगरानी के लिए किया जाता है। इस खाते में कच्चे माल तथा निर्मित माल के संबंध में सभी भुगतानों और प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। उदाहरण लिखेंगे, जैसे वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात, वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात। दूसरा, कर्मचारियों व दूसरा मत बता रहा हूं मैं, कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय एवं खर्च तीसरा, विदेशों से प्राप्त अनुदान, उपहार, विदेशों में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली राशि, ये कौन सी लेन देन? भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें। ये जो चालू खाते में वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात, तो इसे व्यापार खाता बोल सकते हैं, व्यापार खाता। फिर क्या लिखा? कर्मचारियों विदेशी निवेश से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त अनुदान, उपहार, कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली राशि, इनको एक तरफा हस्तांतरण बोलते हैं। एक तरफा हस्तांतरण क्यों? क्योंकि इसके बदले में कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, एक तरफा हस्तांतरण।
मतलब कोई उधार ऐसा लिया नहीं हमने, हमारा मजदूर वहाँ काम कर रहा था, अब उसने कोई राशि जमा करके भेज दी, अब बदले में वापस करना है क्या? नहीं। तो ऐसे भुगतान जो हमें प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कोई देनदारी हमारी बढ़ नहीं रही है। जैसे किसी ने अनुदान दिया है, अनुदान मतलब ऐसा जैसे कोरोना काल था, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने दिया है कई देशों को, वे ये गरीबी दूर करने के लिए, ये भूखमरी दूर करने के लिए एक अमाउंट दे देती है, इसके बदले में वापस नहीं करना होता। तो ये सब चालू खाते हैं, और इसके बदले, क्योंकि एक तरफा भुगतान है, इसके बदले में देना कुछ नहीं है। और यदि यही वापस करना होता तो फिर इसमें आता क्या? नहीं, वो पूंजीगत खाते में आता, क्योंकि इससे हमारी देनदारी बढ़ जाती। क्लियर है एकदम। अब लिखेंगे, चालू खाते में ही चल रहा है अभी अपना, भारत के चालू खाते के प्रमुख घटक। भारत में चालू खाते में प्रमुख मदें कौन कौन सी है? यदि भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो पहली मद कौन सी होगी चालू खाते की, जिसमें सबसे ज्यादा लेनदारी रहती है, देनदारी बढ़ जाती है भारत में? पेट्रोलियम। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है इसमें? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। दूसरा होता है सोने का आयात, दूसरा होता है सोने का आयात। ये दो सबसे बड़ी मदें हैं भारत में चालू खाते की। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पूंजीगत खाता। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? पूंजीगत खाता। पूंजीगत लेनदेन में पूंजीगत लेनदेन में भूमि जैसी गैर वित्तीय संपत्तियों की खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। बिक्री को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे लेनदेन आते हैं जिसके लिए दीर्घकाल तक देनदारी बढ़ जाती है। देनदारी बढ़ जाती है। इसकी मदें लिखेंगे। विदेश में स्थित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विदेश में स्थित निजी और विदेश में स्थित निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लिया गया सभी प्रकार का ऋण, चाहे हमने लिया हो तो भी, हमने दिया हो तो भी, ऋण चाहे कोई भी हो, चाहे निजी क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र का हो, वो सब काय में आएगा? पूंजीगत खाते में आएगा। क्योंकि ऋण ऐसा तो नहीं होता कि आज ले लो और कल चुका दो, ऐसे ऋण इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसे ऋण जो दीर्घकाल के लिए लिए गए हैं, जिसका लेन देन बाद तक करना है। दूसरा, गैर निवासियों द्वारा कारपोरेट शेयरों में, गैर निवासियों द्वारा कारपोरेट शेयरों में किए गए निवेश की राशि,
निवेश की राशि। गैर निवासियों की बात कर रहे हैं हम, है ना। निवासियों द्वारा किया गया है, देश के लोगों द्वारा ही किया गया है, तो ये भुगतान संतुलन में होगा क्या? नहीं, क्योंकि भुगतान संतुलन तो की परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश के बाहर शेष विश्व के साथ किया हो। अपने ही देश के व्यक्ति ने अपने ही देश में कहीं निवेश किया है देश की कंपनी में, तो वो भुगतान संतुलन में शामिल नहीं होगा। ये स्पीकर किसी का ऑन हो गया, बंद करो। ये स्थिति तब बनती है जब देश के बाहर किया गया हो। क्लियर हो गया एकदम? तो गैर निवासी शब्द इसमें है, गैर निवासियों द्वारा कारपोरेट शेयरों में किए गए निवेश की राशि। अब शेयर खरीदे हैं तो तब तक वो रखेगा जब तक उसे लाभ की संभावना है, कीमत बढ़ रही है, और जैसे ही उसकी कीमत कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो उसे बेच भी सकता है। तो ये एक तरफा हस्तांतरण है क्या? नहीं, ये दोनों तरफ से होगा, इसलिए भुगतान संतुलन की मद है। अगला लिखेंगे, विनिमय दर के नियंत्रण हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे हमने कल बताया होगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 598 बिलियन US डॉलर, 598 बिलियन US डॉलर। तो ये जो भुगतान, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ये भी काय के अंतर्गत आएगा? पूंजीगत खाते की, कैपिटल अकाउंट के हेड होगा ये। ठीक, पूंजीगत खाते को एक और तरीके से, एक छोटे सा, इसको भी दो भागों में बांट दिया। एक तो पूंजीगत खाता होता है, इसी का एक और खाता बना दिया वित्तीय खाता। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो एक अलग से हेडिंग डाल देंगे, वित्तीय खाता अलग से डालेंगे। ये पूंजीगत, चलो पहले यहाँ पर और लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले पूंजीगत खाता। भारत के लिए पूंजीगत खाते की सबसे बड़ी मद कौन सी है, ये देखना है भारत के लिए। तो क्या होगा भारत के लिए पूंजीगत खाते की बड़ी मद? जैसे चालू खाते की मद अपन ने देखा था, तो कच्चा तेल और सोना, कच्चा तेल और सोना। तो इसमें क्या आएगा? ऋण के ऊपर जो ऋण है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में लिए गए ऋण। भारत के लिए सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूंजीगत खाते की सबसे बड़ी मद भारत में कौन सी है? विदेशी ब्याज का भुगतान। भारत ऋण जाल में फंसते जा रहा है। योगेश जी को पता है ऋण जाल क्या होता है? ऋण को चुकाने के लिए और ले लेना। बस, बहुत ही बढ़िया इंसान हमारा, सब कुछ याद रखते हो, है ना। तो मतलब ऐसी स्थिति बन जाना, पहले ऋण लिया, क्या सोचा था वेतन आएगा उसमें से चुका देंगे, वेतन आ रहा है और खत्म हो रहा है, वो ऋण है कि चुकता हो ही नहीं रहा, लेकिन अब टाइम खत्म होगा, बोलता देना ही पड़ेगा। फिर 10,000 का ऋण लिया था, तो दूसरे से 15,000 ले रहे हैं और उसका चुका रहे हैं, फिर 15,000 के लिए किसी से 20,000 का ले रहे हैं, और इस तरीके से हम चारों तरफ से ऋणों के दायरे में आ गए। इसे क्या बोलते हैं? ऋण था। एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरी जगह से ऋणों की व्यवस्था करना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं? ऋण। तो भारत में यही स्थिति है, हम चुकाने का तो काम करते हैं, हम तो यही देखते हैं कि कहाँ नया मुर्गा दिख जाए, नया कोई दिखा तो बस 2-4 अच्छे इंटर्नशिप और ये वो 2-4 भारी शब्द बताए और अपना थैला फैलाया। ठीक है, तो अब हम वित्तीय खाता इसको पढ़ें।
वित्तीय खाता। रियल एस्टेट, व्यावसायिक उद्यम, एफडीआई आदि से संबंधित खाते को वित्तीय खाता। क्या क्या है इसमें? रियल एस्टेट क्या होता है? जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित जो मैटर है वो रियल एस्टेट। ठीक। वास्तविक संपत्ति, ये सिर्फ कागजी नहीं होती, बाकी जैसे बॉन्ड और ये वो खरीदी बिक्री होती है ना, वो बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये जमीन की खरीदी बिक्री होना, प्लॉट की खरीदी बिक्री होना, तो वास्तव में ये संपत्ति होती है। यदि आप इसको खरीदो बेचो नहीं तो मकान तो बना सकते हो, है ना, या फिर खेती तो कर सकते हो, तो इसलिए इसे रियल एस्टेट बोला गया। तो रियल एस्टेट, व्यावसायिक उद्यम और एफडीआई, ठीक, इससे संबंधित खाते को क्या बोला जाता है? वित्तीय खाता। यह खाता घरेलू परिसंपत्तियों की विदेशी स्वामित्व और विदेशी संपत्ति के घरेलू स्वामित्व में परिवर्तन को मापता है। क्लियर हो गया ये? अब हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन का महत्व। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। योगेश नहीं, अर्जुन जी सर, आप आ गया था क्या? अच्छा, भुगतान संतुलन का महत्व। यह लगभग हर एग्जाम में, मेंस जैसा कोई टेस्ट हो या स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इकोनॉमिक्स वाला। लिखा? जो लिखा है वो बता दो। वो मन से लिख दिया। हमने कब बोला नकल कर? कहीं पे भी मन से ही लिखना होता है, पर क्या लिखा है 2-4 लाइन में बता दो, तो फिर तो बड़ा तकलीफ वाला हो गया है। कल यदि क्लास लग जाती तो आपके 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं। क्लास कभी बेकार नहीं जाती, बेकार जाती तो सिर्फ और सिर्फ छुट्टी। क्लास कभी बेकार नहीं जाती, कुछ भी पढ़ लो कभी न कभी काम में आता ही है। ऐसा नहीं कि आर्ट वाले साइंस पढ़ रहे हैं या साइंस वाले आर्ट पढ़ रहे हैं तो कोई उपयोगिता नहीं है। यदि सिर्फ अपने ही विषय पर पकड़ बना ली, क्या मतलब है? एक लड़के के हमने ऐसे ही मजे ले लिए एक दिन, उसके माँ बाप बहुत तारीफ कर रहे थे उससे, बहुत ही अच्छा पढ़ता है, बहुत ही अच्छा पढ़ता है। हमने बोला ठीक है, उससे भी पूछा क्या क्या विषय अच्छा पढ़ लेते हैं। उसने बड़े अच्छे से बता दिया, सर फिजिक्स में तो कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, केमिस्ट्री में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, मैथ्स में भी अच्छा कर लेता हूँ। मैंने सरल सा पूछ लिया, गुणवाचक सर्वनाम क्या है? पता नहीं वो इसका उत्तर है भी या नहीं, मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने पूछ लिया। तो सर मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, मैंने ये सब नहीं पढ़ा। बोले फिर क्या अच्छा है? भाई हमने तो उसकी कमजोरी पहले उससे पूछ लिया ना कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो इंटरव्यू में ये वो सब ऐसे ही होता है, इसलिए सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक? तो भुगतान संतुलन का महत्व। तो भुगतान संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषक, देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषक। यदि कोई बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है
कि मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, कोई बोल रहा है कि अरे बिजनेस तो बहुत ही चल रहा है, 20 लाख रुपए महीना अपना कहीं गया ही नहीं है, ठीक है, तो आपका बता दो फिर बैलेंस शीट, भुगतान संतुलन। आपने संपत्ति खरीदी, वो बोलता है कि मैंने वहाँ प्लॉट ले लिया, वहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया, पता चला कि सबकी प्रीमियम जो है उसके पेमेंट से कट रही है, कुछ नहीं है। संपत्ति को बेच दो तो लोन ही चुकता नहीं होगा, लोन ही चुकता नहीं होगा, तो ऐसा विकास काम करें क्या? नहीं। तो ये भुगतान संतुलन लेनदारी के साथ साथ देनदारी भी बताता है, जो दिख रहा है उसके साथ साथ वो भी दिखा देता है जो दिख नहीं रहा है, तो वास्तविक स्थिति बता देते हैं कि ये देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देश की वास्तविक स्थिति इसी से पता चलती है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसी आधार पर निकाला जाता है। क्लियर? अगला लिखेंगे संकेतक के रूप में, संकेतक के रूप में, संकेतक के रूप में क्या आएगा? संकेतक के रूप में कि हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक, किस देश से व्यापार करना चाहिए, किस देश से नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का नहीं। अब हमने इतना विदेशों से ऋण ले लिया है, अब हमें ऋण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चुकाने का वक्त आ गया, क्या है, ये सारी बातें इस भुगतान से पेमेंट शीट को देख के हमें पता चल जाता है। नीति निर्माण में सहायक, नीति निर्माण में सहायक, नीति निर्माण में सहायक। अब क्या है, हमें पता है कि हम पेट्रोल के लिए विदेशों पर निर्भर है। पेमेंट शीट ने, बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट ने बता दिया कि हमारा विदेशी जो वस्तु, जो पेट्रोल की जो डिमांड है, जो हमारे घरेलू मांग है, उसका 85% हम निर्यातों से ही पूरा करते हैं, निर्यातों से ही पूरा करते हैं, मतलब आयातों से पूरा करते हैं, आयात करते हैं तभी पूरा होता है 85% घरेलू मांग का। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हम इतना सब कुछ कमा रहे हैं और एक ही जगह ले जाके भर देते हैं, लोगों की खून पसीने की कमाई हम विदेशों में दे देते हैं, यही है भाई। लोग बाग अब सबसे जरूरी चीज खाना तो इंसान कम खाता है? मोबाइल में बैलेंस हो और गाड़ी में पेट्रोल हो, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आधे अधूरे कपड़ों में भी घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे कपड़े ही चाहिए, आधे अधूरे में भी काम चल सकता है, लेकिन मोबाइल में बैलेंस और गाड़ी में पेट्रोल, फिर हम किसी राजा से कम नहीं है, फिर राजा से कम नहीं है, ठीक। और सबका पैसा जा रहा है। अब भुगतान संतुलन बता रहा है ना कि कहाँ होल है, लूज पॉइंट हमें पता चल रहा है कि यहां से हमारी आय जो है विदेशों में जा रही है। तो हम नीति निर्माण में आयात प्रतिस्थापन जैसी नीति लागू कर सकते हैं। क्या होता है आयात प्रतिस्थापन? जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, आयात हाँ। कर रहे हैं, वो चीज़ों की जगह हम दूसरी चीज़ें मंगा लें, उसका विकल्प ढूंढ लें, मंगा ले नहीं, मतलब बना लें, है। अब पेट्रोल का, हम पेट्रोलियम का आयात क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे देश में वो है नहीं, और ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे हम बना भी नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि सब जगह खोदना शुरू कर दे, यहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाएगा। पता है कि इसके संसाधन ही हमारे देश में नहीं है। तो फिर अब देखें कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल के अलावा और काय से चल सकती है। अब हमारे यहाँ पानी तो बहुत है, नदियाँ बहुत है, तो क्यों न हम विद्युत का उत्पादन करें, जल विद्युत का। और जल विद्युत से, मतलब विद्युत से, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का ज्यादा उपयोग करें। तो ये क्या हो गया? आयात प्रतिस्थापन। अब हमारे यहाँ पर माना कि नदियां भी नहीं है, जल विद्युत भी संभव नहीं है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। यहाँ पर 12 महीने सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, और वो बैटरी चार्ज करके भी हम वाहनों में लगा सकते हैं। तो होगा ना,
आयात प्रतिस्थापन। तो अब ये नीति निर्धारण कब करेंगे? जब भुगतान संतुलन हमें बताएगा कि यहाँ होल है और यहाँ से हमारी संपत्ति बहते जा रही है विदेशों में, तो अब उसको बंद करें और इस तरीके से काम करें। क्लियर हुई ना बात? तो नीति निर्माण में सहायक, नीति निर्माण में सहायक। किसी देश के, अगला पॉइंट, किसी देश के आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक, आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक। अब जैसे कोई सरकार यदि बोल रही कि हमने देश में ये किया, ये किया, ये किया, तो हम कुछ ना करें उन 5 वर्षों का, जैसे भारत में पंचवर्षीय, भारत में जो लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो कितनी प्रगति हुई है, तो इसके लिए भुगतान संतुलन को देख ले, उनके 5 साल का भुगतान संतुलन को देख ले कि पहले हमारे ऊपर कितना कर्ज था और अभी कितना कर्ज है, देनदारी कितनी बढ़ गई है। तो पता चल जाएगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, पता चल जाएगा। तो क्या देश, किसी देश के आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक। भाई ये भी पता चल जाता है कि ये देश किन देशों से व्यापार करने में रुचि रखता है, किन देशों से आयात करता है, किन देशों से निर्यात करता है, किन वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। अब जैसे भारत का कोई विदेशी देश पूरा भुगतान संतुलन का ब्यौरा देख लेता है, उसमें देखा तो पेट्रोलियम का ये देश तो बहुत आयात करता है और रूस से करता है, तो कतर बोलेगा यार यहाँ मुझे रोजगार मिल सकता है क्योंकि मैं भी पेट्रोल का ही निर्यात करने वाला देश हूँ, मुझे यहाँ पर समझौता करना चाहिए। तो ये व्यवहार को समझ सकते हैं दूसरे देश के। रुझानों की पहचान में, रुझानों की पहचान में, रुझानों की पहचान में। अब यह थोड़ा सा भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत का भुगतान संतुलन, भारत का भुगतान संतुलन। करंट का आंकड़ा बता देंगे। अभी भुगतान संतुलन का 2019-20 का आंकड़ा है मेरे पास में जो फाइनल है। तो विदेशों से अप्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों से अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम की प्राप्ति से भारत का भुगतान संतुलन 2019-20 की स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन भारत का भुगतान संतुलन लगातार असंतुलित रहा है, असंतुलित रहा है। दो 2019-20 सबको पता है, कोरोना काल था उस समय, लेन देन पूरे ठप थे, लेकिन विदेशी जो प्रवासी भारतीय उन्होंने रकम भेजी अपने देश में। ऐसा लग रहा था ना कोई भरोसा ही नहीं, दुनिया खत्म हो जाए, क्या हो जाए,
तो उन लोगों ने पैसा भेज दिया अपना, तो थोड़ा सा मजबूत आया था, लेकिन भारत का भुगतान संतुलन कैसा, लगातार असंतुलित रहा है। अब असंतुलित होने के कारण, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, असंतुलित होने के कारण, वैसे समझ सकते हैं आप लोग, असंतुलित होने के कारण। तो अलग अलग कारण हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में सभी प्रकार का, ये हो सकता है आयतों में वृद्धि, एक तरफ से लिखेंगे लेकिन समझने के लिए बता रहा था मैं। आर्थिक कारण, सरकार द्वारा किया जाने वाला गैर विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय भी आता है, विकासात्मक व्यय व गैर विकासात्मक व्यय, दोनों चीजें लिखेंगे, दोनों को समझते भी है अपन। क्या होता है विकासात्मक व्यय? विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक, गैर को हटाई दो वहां से और अच्छे डिटेल में समझते हैं उसको। विकासात्मक व्यय, विकासात्मक व्यय, और ये दो तरीके का यहां होना था, एक उत्पाद की और दूसरा गैर उत्पाद की व्यय। ये मैंने इसी में गैर लगा दिया था। विकासात्मक मतलब सरकार क्या करती है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है और खर्च करते रहती है, जबकि उससे ये लगता है कि भविष्य में सरकार को देश का विकास होगा। अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, अभी खर्च करना है। अब ये व्यय जो होता है दूसरे देशों से ऋण लेकर किया जाता है। अब हमारे पास में पैसा था नहीं, दूसरों से, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पैसे नहीं तो लोन लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये विकासात्मक व्यय हुआ ना, विकासात्मक व्यय हुआ। अब विकासात्मक तो बात हो गई, लेकिन अब ये उत्पाद की हो सकता है और गैर उत्पाद की हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने ऋण लिया, बच्ची थी उसकी, ऋण ले लिया, अब विकासात्मक कब होगा, ऋण तो ले लिया, अब यदि उस पे शादी पे खर्च कर दे ऋण लेकर तो गैर उत्पाद के व्यय हो गया, ठीक। और यदि उसको पढ़ने लिखने के लिए, बी करने के लिए या MBBS करने के लिए विदेश भेज दे तो कौन सा हो गया, उत्पाद के व्यय हो गया। तो सरकार विकासात्मक व्यय तो कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है, लेकिन उसमें कुछ उत्पाद की और कुछ गैर उत्पाद की। जैसे सरकार योजना बना देती है, PM किसान, CM किसान, लाडली बहना योजना, ये जो योजनाएं हैं, या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या विवाह योजना, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, ये क्या है, गैर उत्पाद किए हुए हैं। इससे रिटर्न कुछ नहीं मिलता सरकार को, सरकार को कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। और सरकार, भारत सरकार जो है विदेशों से ऋण लेकर ये ऐसे कार्य करते रहते हैं, तो इससे भी हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित होता है। दूसरा लिखेंगे, घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की ऊंची दर, मुद्रास्फीति की ऊंची दर, मुद्रास्फीति की ऊंची दर। तीसरा कारण लिखेंगे, आर्थिक कारण ही चल रहे हैं, आयातों में वृद्धि, आयातों में वृद्धि, फिर राजनीतिक कारण लिखेंगे,
राजनीतिक कारण में लिखेंगे। पहला लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता क्या होता है विजया जी? राजनीतिक अस्थिरता, ये तो कारण नहीं लिखे होंगे ना अपने, ऐसे तो नहीं आते क्या ना, मन से ऐसे नहीं लिख सकते क्या ना, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। राजनीतिक अस्थिरता विजया जी क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं। आपको तो पता होगा, है ना? बता दो। सबकी देश में मतलब बहुमत की सरकार नहीं होती, गठबंधन की सरकारें रहती है और कभी भी मतलब कि बार बार सरकार बदलते बदलती है। रहती है, गिरते रहती है। चुनाव हो रहे हो बार बार, मतलब 1 साल में सरकार बदल जाए, 2 साल में सरकार बदल जाए, तो ऐसे में जो विदेशी निवेशक जिन्होंने पूंजी वगैरह लगाई थी हमारे यहाँ, चाहे एफडीआई के रूप में या एफआईआई के रूप में पोर्टफोलियो निवेश किया हो, अब उनको विश्वास नहीं होता हमारी सरकार में, तो क्या करते हैं, अपनी लगाई हुई पूंजी मांगने लग जाते हैं, तो देनदारी अचानक से बढ़ जाती है, तो भुगतान कैसा हो जाएगा हमारा? असंतुलित हो जाता है। क्लियर एकदम? राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा, आयात शुल्क में कमी। आयात शुल्क में कमी, लोकप्रिय नेता ऐसा कर देते हैं, है ना? 2, 4, 5 घराने जो बहुत अधिक व्यापार करते हैं, उनको बचाने के लिए आयात शुल्क में कमी कर देते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए वही लोग पैसा भी देते हैं, वही लोग पैसा भी देते हैं। कुछ लोगों का पेट ही मोटा होता है, पैसा नहीं होता उनके पास में, है ना? पैसा होता नहीं है, दूसरों के भरोसे काम चलते रहता है, तो फिर वो नीतियों को प्रभावित भी करते हैं। तो अब आयात शुल्क में कमी कर दिया, अब आयात शुल्क में कमी कर दी, तो अब कितना भी आयात, तो विदेशों से वस्तुओं का खजाना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि उन पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो जैसे ही आयात बढ़ेगा, भुगतान संतुलन हमारा असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि लेनदारी बढ़ जाएगी हमारी। क्लियर हो गया क्या? तो क्या आयात शुल्क में कमी। सामाजिक कारण लिखते हैं। तीसरा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में लिखेंगे रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन। रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन। अन्य कारण लिखते हैं। अन्य कारण, अन्य कारणों में आर्थिक विकास कार्यक्रम। आर्थिक विकास कार्यक्रम। दूसरा, अन्य कारणों में निर्यात मांग परिवर्तन। इसको समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन ऐसे ही 3 नंबर का बन जाता है। निर्यात मांग परिवर्तन कैसे समझाएंगे योगेश जी? निर्यात मांग परिवर्तन। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था पहले, है ना? देखी कि किसी ने सोने की चिड़िया? पहले किसी ने देखी होगी? दिनेश नहीं देखी होगी, क्यों? थी नहीं, तो फिर क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? सोने का खजाना था। सोने का खजाना था। कहाँ? जमीन के नीचे? नहीं, है? भारत के पास सोना ज्यादा। भारत के पास सोना ज्यादा था। हेमा जी? सर, भारत हर चीज से मतलब परिपूर्ण था। परिपूर्ण था नहीं था जी। वो जो विदेशी व्यापारी आते थे ना, यहाँ से सस्ती कीमत पे वस्तुएं खरीदते थे और वहां से 200-300 गुना कीमत में ले जाके बेचते थे। तो जो भी यहाँ व्यापार करने के लिए आता था, अपने देश में जाने के बाद में अपने देश का लखपति आदमी बन जाता था एकदम। तो बोलते थे यार, भारत में ऐसा क्या खजाना है जो कोई भी जाता है और करोड़पति अरबपति बन के आ जाता है। तो इसलिए वो लोग क्या बोलते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब
जैसे इन्होंने बताया यहाँ के मसाले, काली मिर्च, लौंग, ये यहाँ के जो मसाले थे बड़े प्रसिद्ध फेमस थे। अब क्या हुआ, सब देशों में यही उत्पादन होने लग गया। तो अब हम जिस वस्तु का निर्यात करके आय प्राप्त करते थे, अब उसकी विदेशों में मांग ही खत्म हो गई। तो अब क्या हो गया, निर्यात मांग परिवर्तन। पहले मार्केट में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें लगती थी, तो खिलौने आते थे। खिलौने में क्या आता था, लकड़ी के बने हुए बैल और ये खूब बिकते थे, है ना, बांसुरी ये बिकते थे। तो जो बांसुरी बनाने वाला था उसको खूब कमाई हो जाती थी। अब उसे कोई खरीदता ही नहीं है, तो बेचारे का हो गया ना निर्यात मांग परिवर्तन। अब उसको कोई खरीदता ही नहीं है, तो अब उसको दूसरा कोई धंधा करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे कोई देश एक वस्तु के लिए फेमस है, वो बेच रहा था, सारी दुनिया में मांग थी। अब भारत में जैसे सूती वस्त्र भारत का, भारत का रेशम, भारत की शक्कर, ये विदेशों में बड़ी डिमांड वाली चीजें थी। चाय, भारत की चाय पूरे विश्व में बिकती थी, लेकिन अब चाइना को भारत की चाय को कंपटीशन दे रहा है, श्रीलंका दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है। तो अब हमारी जो मांग थी वो खत्म होते जा रही है। कई देश कृषि वस्तुओं के ऊपर बैन लगा देते हैं कि इन चीजों का हमारे यहाँ आयात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो हम उत्पादन कर सकते, तो आयात क्यों करें। तो इसलिए भारत का भुगतान संतुलन जो है वो असंतुलित हो गया, क्लियर हो गया। निर्यात मांग में परिवर्तन। आगे लिखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि, ये सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या में वृद्धि 36 करोड़ थी हमारे देश की जनसंख्या जब देश आजाद हुआ था 1951 में, आज 136 करोड़ हो गई। जमीन पहले भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस समय भी उतना ही और आज भी उतना है। कम हो सकता है, तिब्बत जा रहा है, पीओके चला गया है ना, अरुणाचल प्रदेश, नेपा क्षेत्र बोलते ये भी हमारा है। तो क्षेत्रफल कम होने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या कम नहीं, वो बढ़ती ही जा रही है। फिर जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए उतने आयात भी करना पड़ेगा, है। लोग बाग मानते हैं कि जो बच्चे जो है भगवान की देन है, लेकिन पेट तो सबका है, तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार को करना पड़ेगा। फिर है विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध, विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध। अब भारत जैसे कृषि प्रधान देश, यहाँ पर ढेर सारी वस्तुएं बनती है, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो हम चाहते हैं कि इसका खूब उत्पादन करें और निर्यात कर दें। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में बोलता है यहाँ मजदूरों से काम करवाया जाता है, मजदूरों से मतलब बच्चों से काम करवाया जाता है, तो इसलिए भारत की वस्तुएं हमारे देश में प्रतिबंधित है। ऐसा बोल के मतलब किसी न किसी बहाने से वस्तुओं को प्रतिबंध कर दिया गया विदेशों में, तो हमारे निर्यात अपने आप ही कम हो गए। क्लियर एकदम। तो ये भारत के भुगतान संतुलन के असंतुलित होने के कारण। अब इसे ठीक करने के उपाय में लिख लेते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय, एक सामान्य सा उपाय बता दे कोई भी, क्या हो सबसे प्रमुख उपाय क्या होगा? हाँ जी रानी आप बता सकते हो। निर्यातों में वृद्धि करना। गुड, निर्यातों में वृद्धि करना, और निर्यातों में वृद्धि के साथ में आयातों में भी वृद्धि हो जाए तो क्या? आयातों में कमी। तो सबसे पहला है आयातों में कमी करना, आयातों में कमी करना, आयातों में कमी करना। हम देखें अपना पेमेंट शीट, किन चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, उसका आयात प्रतिस्थापन करें, उसको हमारे देश में उत्पादन करें। नहीं हो रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे कि किस चीज़ का इसकी जगह पर उपयोग कर सकते हैं। क्लियर एकदम। आयातों को कम करना। दूसरा निर्यातों में वृद्धि करना, निर्यातों में वृद्धि करना, निर्यातों में वृद्धि करना। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन पढ़ लिया हमने।
किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करना। इससे आयात हतोत्साहित होते हैं और निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। तो ऊपर का दोनों जो अपन ने पढ़ा, आयातों को कम करना, निर्यातों में वृद्धि करना, दोनों ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, जो विदेशी लेन देन है उसको नियंत्रित करना। भाई जब विदेशी सरकार, विकसित देश हमारे निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है तो हम क्यों नहीं, हम भी नियंत्रित करें। तो खरीदी बिक्री हो रही है उसको नियंत्रित करें। सरकार भी आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण नहीं बोला मैंने, क्या बोला? विनिमय नियंत्रण। विनिमय यानी क्रय विक्रय। भाई किन चीजों का क्रय करना है विदेशों से और किन चीजों को बेचना है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करके, विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करके, विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करके, जो विदेशी निवेशक हैं, अपन ने पढ़ा था ना, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो जो विनियोजक होते हैं वो चल जाते हैं अपने अपने देश में, अपना हिस्सा लेते हैं, चले जाते हैं। तो हम उसे सुरक्षा की गारंटी दें। जैसे अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी एक विशेषता रही है कि वो इस चीज को तो प्रोत्साहन देते हैं, विदेशी निवेशक, विदेशी संबंधों को मजबूत करने की बात तो वो जरूर करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है कि उससे विदेशी और जो एफडीआई है उसका प्रभाव तो हो रहा है हमारे देश में। ठीक? फिर विदेशी ऋण प्राप्त करके, विदेशी ऋण प्राप्त करके। अब विदेशी ऋण दो तरीके से हो सकता है, ऊंची ब्याज दर भी प्राप्त हो सकता है, कम ब्याज दर पर भी प्राप्त हो सकता है। तो ऋण तो प्राप्त करें लेकिन ब्याज दर कम रखें। हम आईडीए से ऋण प्राप्त कर लें जिसका भुगतान हमें बहुत दिनों के बाद करना हो। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। क्लियर हो क्या? भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय। अब शॉर्ट में देखते हैं, भुगतान संतुलन इधर पड़ा और व्यापार संतुलन हमने इधर पड़ा, दोनों के बीच में क्या अंतर है संक्षेप में दिमाग में तैयार करें, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? तो सबसे पहला मदों के आधार पर कर सकते हैं। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मद, भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मद। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? भुगतान संतुलन। छोटा कौन हुआ? तो दूसरा अंतर यही हो गया कि व्यापार संतुलन एक संकुचित अवधारणा है, भुगतान संतुलन व्यापक अवधारणा है। क्लियर एकदम? भुगतान संतुलन संकुचित और व्यापार संतुलन व्यापक अवधारणा है। यदि भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो बड़ी चिंता का विषय है। व्यापार संतुलन यदि पक्ष में नहीं है तो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने वस्तुओं का आयात किया हो, सेवाओं का निर्यात किया हो, है ना? ये हो सकता है हमने इस साल आयात ज्यादा कर लिया हो लेकिन हमने विदेशों को इतना सारा ऋण दिया है कि उसके बदले में ब्याज बहुत अधिक प्राप्त हो रहा हो। तो व्यापार संतुलित हुआ, असंतुलित ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भुगतान संतुलन यदि असंतुलित है तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। तीसरा अंतर पता चल गया। भुगतान संतुलन हमेशा दोहरी प्रविष्टि की जाती है, बताया मैंने, तो इसलिए हमेशा संतुलित ही दर्शाया जाता है, हमेशा संतुलित ही दर्शाया जाता है। लेकिन व्यापार संतुलन हमेशा अनुकूल या प्रतिकूल दर्शाया जाता है। ठीक? भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण है, वह मेन अंतर हमने पढ़ लिया। ठीक, क्लियर हो जाएगा। अब प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन से? भारत की दो वस्तुएं हमने पढ़ा थी, एक पेट्रोलियम और दूसरा सोना। इसके अलावा भारत जो आयात करता है
लिख लेंगे भारत के आयात, चालू खाते में लिख ले। नहीं अलग से लिखिए, ये 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत के प्रमुख आयात कच्चा तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, अब भारत की प्रमुख निर्यातक वस्तुएं कौन सी है? अब मुझे ये बताएं पुनर्निर्यात क्या होता है, आपको जाना है? बिल्कुल जा सकते हैं। पुनर्निर्यात क्या होता है? पुनर्निर्यात, हाँ अर्जुन जी, पुनर्निर्यात क्या होता है? पुनर्निर्यात सब पहले हम कोई वस्तु को मंगाएंगे, हाँ। उसका कुछ और बना के फिर रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कर देंगे। क्लियर? पुनर्निर्यात मतलब कच्ची सामग्री कहीं से मंगाना, उससे कुछ बनाना और दूसरे देश को निर्यात कर देना। ये तो भारत, देखो अपन ने लियोनटिव पैराडॉक्स पढ़ा था, लियोनटिव पैराडॉक्स पढ़ा था ना, उसमें क्या बोला था? ये पूंजीगत देश जो होता है वो पूंजीगत वस्तुओं का ज्यादा आयात करता है, ये बताया था ना उसने। एक कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान वस्तुओं का ही ज्यादा आयात करता है। तो अब देखो भारत जो है पेट्रोलियम का आयात तो करता है, लेकिन निर्यात तो उसी का करता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में है पेट्रोलियम उत्पाद, जो उससे वस्तुएं बनाकर वो जैसे टायर वगैरह बनते हैं, ये कुछ चीजें ऐसी होती जैसे ये श्रृंगार सामग्री, पेट्रोलियम उत्पाद, इस कोयला, इसका उपयोग किया जाता है, तो ये निर्यात करता है भारत। तो क्या? पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सिले सिलाए वस्त्र, कीमती धातुएं, इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा व इस्पात, ये इनका निर्यात करता है भारत। अब लिखेंगे आयातक देश, भारत किससे आयात करता है? सबसे ज्यादा आयात किससे करता है? तो किससे करता है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है भारत का? रूस। नहीं जी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, दिन में 50 खबरें आती है कि चाइना का माल नहीं खरीदना चाहिए, है ना? क्या कुछ अलग है ना चाइना का? कुछ बोलते हैं ना, चला तो ठीक है, नहीं तो वह बड़े अच्छे से बोलते हैं उसको, है ना? चलो ठीक है, जान दो। चला तो सुपर, नहीं तो चारों खाने ऊपर, ऐसा कुछ। हाँ, चला तो ठीक, नहीं तो चारों खाने चित, चला तो ठीक, नहीं तो चारों खाने चित, ऐसा बोलते हैं। और प्रतिबंध लगाते हैं कि ये नहीं खरीदना चाहिए, देश के ऊपर उपकार करो, ये करो, वो करो, चाइना के दिए मत खरीदो, ये मत खरीदो, और बिकता वही है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? चाइना। तो आयात हम किससे करते हैं? चाइना, अमेरिका, यूएई, इराक, बांग्लादेश। निर्यात भी करते हैं चीन, अमेरिका, सिंगापुर, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, नेपाल, हांगकांग,
और यूए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विदेशी पूंजी और इसके संबंध में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।